इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की? इसमें क्या बताया था मैंने? इसमें बेसिकली यहाँ वायर्स किए गए हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो कैथोड से वायरिंग की गई है और एनोड से भी वायरिंग की गई है। दिख रहा है आपको? ये देखो, यहाँ से वायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी वायर्स आ रहे हैं। तो एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट ऐसा दिखता है, लेकिन इसका डायग्राम बनाओगे तो ऐसा दिखता है। ये देखो। ओके। एक एनोड है, दूसरा क्या है? कैथोड। एनोड क्या है? एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। ओके। इनको कनेक्ट किया गया है, दोबारा नहीं बताऊंगा फिर। इनको कनेक्ट किया गया है बैटरी सोर्स से। एक बैटरी से इनको कनेक्ट किया गया है। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया है एनोड से। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट किया है, इधर से पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, याद रखना। और बैटरी का कभी भी जो सोर्स होता है, उसमें जो बड़ा वाला ऐसा हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं। और जो छोटी वाली लाइन रहती है बैटरी की, उसको नेगेटिव। आपने देखा होगा ना, सेल देखा है आपने? सेल देखा है, इसमें डालते हैं रिमोट वगैरह में। तो उसमें आगे एक एक ऐसा छोटा होता है और एक में बड़ा रहता है, ऐसा देखा होगा आपने। सो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है, ठीक है। और ये जो सेटअप है, ये किस में किया गया है? वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम में क्यों किया है? बिकॉज इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें जानने हैं। पॉइंट्स क्या क्या है इसमें? ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं, देखो। इसमें वैक्यूम में करने का रीज़न ये था कि डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन किस चीज़ से? पहले इसको समझो कि डिफ्लेक्शन हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि डिफ्लेक्शन किस चीज़ का नहीं आएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जब इस बैटरी सोर्स को जब आप चालू करोगे, मतलब बट स्विच ऑन करोगे, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ रेज निकलेगी। कैथोड से क्या निकलेगी? कुछ रेज निकलेगी, जो कि किसकी तरफ जाएगी? एनोड की तरफ। सो सम ऑफ द रेज आर अराइज फ्रॉम द कैथोड। सो उन कैथोड को, कैथोड से जो रेज रेज निकलेगी, उनको नाम क्या दिया हमने? बोलो। कैथोड रे। उनको क्या नाम दिया? कैथोड रेज। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज निकलती है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोला गया उसमें? बिकॉज इट इज फाउंड इन द वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर है, इसलिए वो डिस्चार्ज है। उसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होंगे। उसमें सिर्फ क्या होगा, रेज पास होगी। अब रेज निकलेगी कैथोड से, एनोड की तरफ जाएगी। अब जो कैथोड रेज है, वो एनोड की तरफ जा रही है। एनोड एनोड का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। मतलब इन रेज का नेचर क्या होगा, बताओ? इन रेज का नेचर क्या होगा? इन रेज का नेचर होगा नेगेटिव, तभी जाके पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब जो नेगेटिवली चार्ज रेज है, उसको हमने नाम दिया क्या? क्या? इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द, वी कैन डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। मतलब इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। लेकिन उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती थी? अब सबसे पहली चीज़ है कि सिर्फ रेज यहाँ पर आएगी, ये पता कैसे चलेगा कि रेज यहाँ पे आ रही है? अभी वैक्यूम है, तो आपको दिखेगा नहीं उसमें कुछ भी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एनोड पे रेज आया है? तो यहाँ पर एक एक सब्सटेंस रहता है, एक सब्सटेंस यहाँ पर रहता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ पर चिपका रहता है यहाँ पर। तो जैसे ये रेज यहाँ पे टकराएगी, वो ग्लो करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल ग्लो। वो चमकने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही चमकेगा, इसका मतलब वहां से कुछ टकरा रहा है, इसका मतलब हिट कर रहा है कुछ उसको। जैसे हिट करेगा, यहाँ पे लिखा है हिटिंग द ग्लास। जैसे ही हिट करेगा, वैसे ही ये ग्लो करेगा यहाँ पे। और जैसे ही ग्लो करेगा, इसका मतलब यहाँ से कुछ टकरा रहा है, हिट कर रहा है। और उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं। आए समझ में? ओके। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ अगर वैक्यूम नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो ये रेज ऐसे भी जा सकती है। सॉरी, ये रेज कैसे जाएगी? अगर मान लो ऐसे आ रही है, तो ये रेज ऐसे भी मूव हो सकती है। अगर सपोज
यहाँ पर वैक्यूम नहीं रहा तो। अभी सपोज हम अगर स्ट्रिक्ट ना रहे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ये क्लासरूम है, एग्जांपल बताता हूँ, ये क्लासरूम है, सारे स्टूडेंट एक क्लास में इकट्ठे होते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सब एक जगह इकट्ठे होते हैं क्या? कहाँ कहाँ जाएंगे? कोई घूमने गया है, कोई मूवी देखने गया है, कोई साइकिलिंग करने गया है, कोई गार्डन में घूम रहे हैं, मतलब सब अलग अलग जगह पे। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ वैक्यूम नहीं हो तो क्या होगा उस केस में? वो सारी रेस कहाँ चली जाएगी? इधर उधर बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। और क्या वो रेस फिर यहाँ आ पाएगी क्या? नहीं, वो इधर उधर चली गई ना, तो वो रेज यहाँ पर नहीं आ पाएगी। इसीलिए इस सेटअप को किस में किया जाता है? वैक्यूम के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि जो रेज है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो। आया समझ में? सो यहाँ वेयर नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो नेगेटिवली चार्ज रेज है वो डिफ्लेक्ट होती है किससे? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन पुट द वैक्यूम। आया समझ में? इसीलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को किस में करते हैं? वैक्यूम के अंदर। अगर वैक्यूम के अंदर नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस होगी क्या? इट विल डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम क्लास नहीं रखेंगे, ऐसे समझो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं तो वो सीधी सीधी जा रही है, लेकिन अगर क्लास जिस दिन क्लास नहीं रखा उस दिन क्या होंगे? सब स्प्रेड हो जाएंगे। तो एक ऐसे समझो ये वैक्यूम है, तो यहाँ पर आके सब बैठ रहे हैं, एक जगह पे सीधे सीधे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और जा रहे हैं। आया समझ में? वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, अगर जिस दिन अगर इसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं किया गया तो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे इधर उधर। आया समझ में? अब ये समझो कि वैक्यूम के अंदर क्या कंडीशंस होती है और वैक्यूम नहीं होता उस टाइम पे क्या कंडीशंस होती है। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। क्या होंगे? टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे किसकी तरफ मूव करने लगेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, सारे इधर भागेंगे। मतलब वो एनोड की तरफ जाएंगे ही नहीं, सब किसकी तरफ जाएंगे? इसीलिए इस सेटअप को हमने वैक्यूम में क्रिएट किया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? मूव द पेडल विल शो शोइंग द हेड मास एंड वेयर प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ गैसेस। और इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप ये दो पॉइंट याद रखो। पहला क्या रखोगे? कैथोड रेज आर अराइज फ्रॉम द कैथोड एंड इट इज मूव्स टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ मूव किया। ओके, वी प्लेस द फ्लोरोसेंट मटेरियल ऑन द एनोड, सो when cathode rays strike on the anode it will glow। आया समझ में? हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ पे रखा, अगर कैथोड रेज यहाँ पर स्ट्राइक होगी तो उससे वो ग्लो करेगा। एंड थर्ड कंडीशन, वी कैन प्लेस दिस सेटअप इन द वैक्यूम सो इट विल मिनिमाइज द डिफ्लेक्शन। वो उसकी वजह से उसको डिफ्लेक्शन को क्या कर देगा? मिनिमाइज कर देगा। आया समझ में? हाँ, क्या क्या पॉइंट बताया मैंने? कैथोड रेज अराइज फ्रॉम cathode and it is moves towards anode. And what is the nature of cathode rays? It is negatively charged and the anode is having positive charge, that's why it will move towards anode. Okay, anode is having the fluorescent material, so when these rays will strike on the anode it will glow। आया समझ में? And the third point is we can place this setup in the vacuum so none of the rays are deflected बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें से कोई भी रेज डिफ्लेक्ट नहीं होगी, किससे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। तो उसके लिए इस सेटअप को किस में रखना पड़ेगा? वैक्यूम के अंदर। आपको ये सारे स्टेटमेंट्स बनाने आने चाहिए। आए समझ में? ये स्टेटमेंट्स मैंने खुद ने बनाए हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है। ऐसे नहीं कि भाई हमने कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश टूटी फूटी डाल दी उसके अंदर, ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से आपको बताना है। अब नन ऑफ द रेज या मिनिमाइज आप लिख सकते हो, इट विल मिनिमाइज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ द रेज विल बी डिफ्लेक्टेड, ये भी लिख सकते हो आप। मान लो उसमें आपने लिखा इट विल मिनिमाइज द डिफ्लेक्शन, आया समझ में? वो भी सही है। एंड परी ने लिखा नन ऑफ द रेज विल बी डिफ्लेक्टेड, तो भी सही है। आया समझ में? तो आप पॉइंट्स अपने हिसाब से लिखो, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लो, एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली एक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम, स्पेलिंग में लिख देता हूँ, ठीक है 19। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इसमें थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसमें प्रॉपर दिया नहीं है। इसमें लिखा है -28 ग्राम लिखा है, लेकिन अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको आई थिंक यही मिलेगा वैल्यू। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओ सॉरी, ये 27 ग्राम में है, तो आपकी बुक में 28 लिखा है। एक मिनट, 20 वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ऐसा करो, इसको 31 करो, 31 kg लिखो, 31 kg वो बराबर है शायद। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इट विल डिवाइडेड बाय 1000। अगर केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ सॉरी, डिवाइड बाय 1000 ही, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 कैसे। अभी 1 किलो में, 1 किलो, कोई भी चीज़ आप 1 किलो खरीदते हो उसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो अगर यहाँ केजी है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻3, बिकॉज इसको 3 लिख सकते हैं हम। तो ये 3 और ये 31 कटेगा तो कितना आएगा, 9.1 इंटू 10⁻, कितना बचेगा, 28 ना, 28 ग्राम। हाँ आपकी बुक में बराबर दिया है, ग्राम में है बराबर। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये लिख के रख लेना, ये बुक में दिया है आपके। ओके, इसमें स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया है हमारा। ये वैल्यूज याद रखना जो मैंने आपको बताया, ठीक है दोनों। बाकी हाँ, बाकी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का भी मैंने जैसे आपको बताया, प्रोटॉन जिस तरीके से डिस्कवर हुआ था उसी तरीके से न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हुआ, बिकॉज अगर न्यूक्लियस मिल गया तो उसमें प्रोटॉन भी मिलेगा। आया समझ में, अगर आपको न्यूक्लियस मिल गया तो उससे क्या मिलेगा, आपको प्रोटॉन भी मिल जाएगा। ओके, अब प्रोटॉन क्या, न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, एक तो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आपको न्यूक्लियस मिल गया
तो आपको ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। आया समझ में? ओके, सो इसमें लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या है? चार्ज क्या होता है न्यूट्रॉन में? न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है? न्यूट्रल। इस पे जीरो चार्ज होता है, ठीक है, और इस पे क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज आएगा? रिजल्टेंट चार्ज पॉजिटिव होता है, बिकॉज ये न्यूट्रल होता है, ये पॉजिटिव रहता है, और ये न्यूक्लियस जो है इस प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव होता है। तो अब आप सोचोगे कि सर इसका तो कोई काम नहीं है, फिर ये तो फालतू है। मतलब अगर सपोज इसकी वजह से इस पे चार्ज आ रहा है, तो न्यूट्रॉन का क्या काम है? तो न्यूट्रॉन बेसिकली बहुत पावरफुल चीज़ है। ये क्या करता है? ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को एनहांस करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पावरफुल पार्टिकल्स में से एक माना जाता है न्यूट्रॉन को। ज़ीरो चार्ज होता है, लेकिन ये क्या करता है? ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को बहुत फास्ट, न्यूट्रॉन जो है एटम को बहुत स्पीड में डिवाइड करवा सकता है, इतना पावरफुल होता है ये। मतलब अगर 2 से 4, 4 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर जो आएगा उसका स्क्वायर, इतना फास्ट डिवाइड होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 का जो भी स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर इतना फास्ट डिवाइड होता जाएगा, और फिर वो स्क्वायर स्क्वायर आगे बढ़ते जाएंगे ऐसा। जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही है, 4 से 2 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 8 डिजिट, फिर वो बढ़ती जाएगी वैसे। आया समझ में? ओके, द मास ऑफ, अभी इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम कम बिजली बनाते हैं, पता है आपको? हमारे पास न्यूक्लियर एलिमेंट्स होने के बावजूद भी, जैसे कि यूरेनियम हमारे पास है, थोरियम है हमारे पास। थोरियम झारखंड वगैरह में मिलता है, बहुत सारा थोरियम है, लेकिन फिर भी हम बिजली उससे नहीं बनाते। क्यों? बिकॉज अभी जो थोरियम और यूरेनियम जो है, वो चाहे तो हम हमें थर्मल थर्मल क्या, ये है ना, जिससे थर्मल पावर प्लांट और ये जितने भी बायोफ्यूल रहती है, बायोफ्यूल हो गई या फिर पेट्रोल हो गया, इनसे बिजली बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यूरेनियम और थोरियम ही काफ़ी है पूरी इंडिया की बिजली बनाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बनाती गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये अनकंट्रोल हो गया न्यूट्रॉन, तो उस एरिया में ब्लास्ट हो एरिया में ब्लास्ट होने की वजह से वो पूरे स्टेट को फिर इम्पेक्ट करेगा। कैसे? अभी जैसे मान लो, आपने सुना होगा हिरोशिमा, हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा था, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब। आज भी लोग म्यूटेंट पैदा होते हैं। म्यूटेंट मतलब समझते हो? म्यूटेशन आ गया है उनके बॉडी में। म्यूटेशन मतलब क्या? कि वो उनकी जो जनरेशन है, अगर मान लो 150 साल पहले वो गिरा था, या 500 साल पहले भी अगर वो गिरा गिरा होगा वो सपोज वो बॉम्ब, तो 500 साल के बाद जो जनरेशन पैदा हो रही है, उनके डीएनए में पूरी तरीके से चेंज आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान है, उसके हाथ आधा ही डेवलप हुआ है उसका हाथ, तो उसका बच्चा भी फिर वो आधे हाथ से ही पैदा होगा, ऐसा। किसी किसी का ब्रेन छोटा हो गया है, किसी की आँख गायब है, मतलब आँख बोले तो एक आँख छोटी एक बड़ी है, या फिर पूरी ग्रोथ ही नहीं हुई है, तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन। ये जेनेटिक म्यूटेशन आना शुरू हो गया है, झारखंड के कुछ विलेजेस है, उनके अंदर ये सारे म्यूटेशन शुरू हो गए अभी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोरियम और इसकी माइनिंग हो रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने, ये मीडिया वाले नहीं दिखाते ये सारी चीज़ें। मतलब वहाँ पर माइनिंग हो रही है, तो आसपास के जो लोग हैं उनको वो थोरियम की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन ये सब मीडिया वाले नहीं दिखाते। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आसपास कहीं माइनिंग शुरू हो गई थोरियम या यूरेनियम की, तो वो हमारे जब हम सांस लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और हमारे डीएनए में चेंज कर देगा। तो कुछ टाइम के बाद, 2 साल के बाद, आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी अपने आप। या तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आए समझ में? इसीलिए गवर्नमेंट इससे बिजली नहीं बनाती। आए समझ में? वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत। मतलब अभी फॉर एग्जांपल अगर 50-100 किलो यूरेनियम अगर बनाया, तो इतना मल्टीप्लाई हो सकता है कि वो पूरे
स्टेट पूरे डिस्ट्रिक्ट को बिजली सप्लाई कर सकता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट को 10 किलो यूरेनियम, इतना पावरफुल है। लेकिन अगर वो मान लो अनकंट्रोल हुआ तो पूरी डिस्ट्रिक्ट को भी बर्बाद कर सकता है वो। आया समझ में? ओके, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी ये भी लिख लेना, मास ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज तो लिख लिया ना, जीरो। चार्ज क्या होता है? जीरो। मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मास होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है। एंड द सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन, सो द रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो 1 u, मतलब वो एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं उसको। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है, मैंने आपको बताया भी था, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन अगर मान लो वो कितना है? 14। कितना है? 14 ग्राम। तो उसमें से 7 ग्राम क्या है? 7 ग्राम उसमें है प्रोटॉन, ओके, प्लस 7 ग्राम उसमें क्या है? न्यूट्रॉन। तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 40। मैंने अभी बोला था ना, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। थॉमसन एटॉमिक मॉडल तो हो गया है। रदरफोर्ड भी हो गया है। रदरफोर्ड के सारे पॉइंट्स पता है ना आपको? रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट अभी बता दिया मैंने ऑलरेडी, वो हो चुका है, ठीक है। तो उसमें इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। डेंस होता है, हार्ड रहता है न्यूक्लियस, ठीक है। एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम की साइज के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, और डेंस रहता है। अभी फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, तो ये काफ़ी छोटा होगा एज कम्पेयर टू एटम का जो साइज़ है उससे, ठीक है, और हार्ड रहेगा, डेंस रहेगा, ओके। बाकी मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। हाँ, इसमें एक दो पॉइंट्स मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये बताया था मैंने आपको कि एक शेल बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इट इज कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। एंड दीज ऑर्बिट्स आर डिवाइडेड इनटू दिस 4 पार्ट K L M N शेल्स। ये बोर्स ने बताया था। सो बोर्स टेल अबाउट द शेल, उसने ही एक्सप्लेन अबाउट द शेल्स और ऑर्बिट which is denoted as K shell, L shell, M shell and N shell. And we can also find the number of electron by this formula 2n square. ये एक 2n स्क्वायर का फॉर्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, इन द ऑर्बिट पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें एन की वैल्यू क्या है? 1। फर्स्ट ऑर्बिट की एन की, ये एन की वैल्यू क्या होगी इसकी? 1। एन इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड ऑर्बिट एन इज इक्वल्स टू 3, एन इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, मान के चलते हैं। अभी इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। एन की वैल्यू पुट करो, एन इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू सॉरी एन इज इक्वल्स टू 1, सो एन 2 इंटू 1 का स्क्वायर 3 कैसे आएगा? 2 आएगा। मैथ्स
ओके, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? क्या? 4 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, प्लस इंटू 2 कितना आएगा? 8। एन इज इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर ये आएगा 18, बिकॉज ये 9 और ये 9 इंटू 2 18। क्या ये सीक्वेंस में आ रहा है? ये 2 8 18 वैसे यहाँ लिखना चाहिए था, बट ठीक है। फिर एन इज इक्वल्स टू 3, बोलो 4, सॉरी, एन इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना है? 32। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखोगे तो इसमें आप काउंटिंग करके देखो, फर्स्ट में कितने आ रहे? फर्स्ट शेल में ये देखो, ये एन इज इक्वल्स टू 2, एन इज इक्वल्स टू क्या है? 1, एन इज इक्वल्स टू 3, एन इज इक्वल्स टू 4, हमने 4 लिए थे ना। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एन इज इक्वल्स टू 1 में ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो एन इज इक्वल्स टू 1 के हिसाब से वैल्यू क्या थी? 2 ही थी ना। याद है आपको? 2, 2 8 8। सो फिर सेकंड वाली देखो, एन इज इक्वल्स टू 2, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? गिनो, टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? गिनो, यहाँ से लाइन से गिनो। आ रहे? ओके, एन इज इक्वल्स टू 3 में, अभी देखो एन इज इक्वल्स टू 3 में, अब आप बोलोगे सर इसमें भी 8 ही आ रहे हैं। नहीं, एन इज इक्वल्स टू 3 यहाँ से शुरू तो होता है, लेकिन ये वाली ये भी इसमें आता है। ये देखो 3D दिख रहा है आपको? 3D, तो ये भी, ये 10 एलिमेंट भी आते हैं उसके अंदर। तो ये आएगा, ये आएगा और ये आएंगे। अब काउंट करो कितने हैं, सॉरी कितने हैं, बोलो। 18 है ना? वो 8 प्लस ये 10, 18, 2 8 18। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ध्यान से देखो, ये फोर्थ वाली सीरीज में एफ भी आएगा। क्या आएगा? फोर्थ वाली में एफ आएगा। मतलब 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f, मतलब इसमें एफ भी आएगा। तो अब आप काउंट करो, इस 4 वाली में एस में 2 है, p में कितने हैं? 6 है, d में कितने हैं? ये d काउंट करो, ये कितने हैं? d में काउंट करो, d ऑर्बिटल में 10, और f ऑर्बिटल में कितने हैं? मैं बात कर रहा हूँ s ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल की, d ऑर्बिटल की और f ऑर्बिटल की। तो इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें कितने हैं? 10 है d में, ये d ऑर्बिटल है। ये कौन से ऑर्बिटल है? f है। इसमें कितने हैं? 14। ऐड करो सबको, सबसे लास्ट वाली में कितने आते हैं? 30, 30, 22 के 32, 32 होगा। मतलब अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें लास्ट में कितना था? क्या यही सीक्वेंस आया था? 2 8 18 32। तो ये जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई है वो इसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट ने बोल दिया भाई मेरा ही चलेगा इधर। इसने अगर गलत थ्योरी दी होती तो ये इसकी लिमिटेशंस आ जाती, दूसरा साइंटिस्ट आता। तो इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट आए थे, ये फेल हुआ था। ये जितने भी साइंटिस्ट है सारे फेलियर साइंटिस्ट है जो 9 10 में पढ़ाए गए हैं। इसके जो असली वाले साइंटिस्ट है वो 11 12 में आएंगे। मत देखो 8th 9 10th में जो फेल साइंटिस्ट है वो पढ़ाए जाते हैं। तो फेल थ्योरी आप पढ़ोगे तब जाके आपको पता चलेगा ना कि फेल क्यों हुई। अरे नहीं समझ रहे हो तुम? नहीं, उसने मेहनत की है उस साइंटिस्ट ने, तो भले उसकी थ्योरी देखो, उसकी थ्योरी थ्योरी कहीं ना कहीं उसकी सही थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसके गलत थे, तो आगे वाले साइंटिस्ट ने फिर सही बताया। अभी अभी इसके बाद आएंगे, मैं बताता हूँ। इसके बाद फेराडेज आया, फिर उसके बाद फजेंस करके एक साइंटिस्ट आया, फिर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया, फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो सब 11th में पढ़ोगे आप। नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये तो ठीक है, लेकिन बोर्ड्स के बाद कुछ और साइंटिस्ट आए थे, आब्बा प्रिंसिपल,
हार्ट्स रूल, आफ्बा। आफ्बा एक साइंटिस्ट है। फेड साइंटिस्ट। नहीं, वो सक्सेसफुल रहा। तो वो जो फेड साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो हार्ट्स रूल था, आफ्बा प्रिंसिपल था, पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था, पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, क्यों ये ऐसे ऐसे ये क्यों सब अगर 12। मैंने भी कोई थ्योरी बनाई और वो फेल हो गई तो वो थे नेक्स्ट थियरी, लेकिन जनरेशन मेरा आपकी ना मानना चाहिए। आप आपके रिसर्च पेपर आपको सबमिट करने पड़ेंगे। मैं करूंगी सबमिट सर पर मेरा नाम आना चाहिए। आएगा। पेड साइंटिस्ट चाहे मैं फेल हो जाऊं पर एटलीस्ट मेरा नाम बुक में आना चाहिए। लेकिन लेकिन एक चीज बता देता हूँ, फेल साइंटिस्ट तब आप माने जाओगे जब आप फॉर फेल साइंटिस्ट नहीं, आप कोई थ्योरी दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उस थ्योरी के कुछ प्रूफ भी आपको देने पड़ेंगे। राइट। क्या दोगे थ्योरी राइट। का, थ्योरी क्या देने वाले हो? उसके लिए सर सोचना पड़ेगा थोड़ा गार्डन में। स्पेस में जाओ, एक एक दो एलिमेंट उठा के लेके आओ। हाँ यार बेस्ट आइडिया। आता दे एक दे बड़ा हाथ कौन जब ये साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे, तो इनमें बहुत पागलपन होता है, सच बात बोलूँ तो साइंटिस्ट लोगों में। ये रात रात मतलब दिन रात करके इन लोगों ने ये थेरीज दी थी, और चेक। फिर सर तो अगर अभी पता जैसे चल गया न्यूटन था तो ठीक है, न्यूटन ने इजीली वो एप्पल गिरा और बता दिया कि भाई ग्रेविटी है, ऐसा। उसके ऊपर तो उसने फिर कितने ग्रेविटी के ऊपर उसने लॉस लगाए। ग्रेविटी के ऊपर कितने रेफरेंस बुक आ गए, फिर ये बहुत सी चीजें आ गई ग्रेविटी के ऊपर। पर अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी थ्योरी को फेल करके मानी जाती है तो मतलब उन्हें पता रहेगा ना वो मर गए पर उन्हें पता रहेगा ना कि उनकी जो थ्योरी है वो फेल नहीं, है। देखो, जो सिलेबस डिजाइन किया गया है 9th 10th में या 8th में, उसमें जो सबसे पहले जो सबसे बेसिक साइंटिस्ट है उसको 8th में रखा गया है। फिर उसके बाद जो उससे उससे थोड़ा सा नॉलेज, जिसने अच्छी थ्योरी दी, उसको उसकी जो फेलियर थ्योरी है उसको सही करके बताया, वो 9th में है। फिर उसके बाद और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और डेप्थ में, अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम और में कम से डेप्थ भी, में हाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में, ये तो बहुत बेसिक है। इसके बहुत सारे, कम से कम 20 तरीके के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आते हैं, बड़े बड़े, वो मैं 11th में पढ़ाता हूँ, अभी तुमको नहीं बता सकता वो सारी चीज़ें। पर उसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट है जो इसमें ऐड हुए हैं, और भी मतलब ये तो 11th का अलग है, अगर आप डिग्री में जाओगे तो और डेप्थ में पढ़ाएंगे, फिर और साइंटिस्ट आएंगे, ऐसा सीन है, कुछ थेरी वगैरह ऐड होती है। लेकिन लास्ट मुझे जहाँ तक पता है, एक हर्न्स रूल और वो जो थे हाब्बा प्रिंसिपल, वो उनकी थेरी सक्सेसफुल रही। ये आप जो पढ़ते हो ना, ये वाला, ये 288, ये रॉन्ग थेरी है, ये तो रॉन्ग ये कॉन्फ़िगरेशन है। आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये नहीं मिलेगा आपको गूगल पे। तो क्या मिलेगा बताता हूँ ना। एक पूरे सर नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मैं सा मैं सर्च करके दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका फाइंड करूँ, किसका? सोडियम का। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हुआ है? ये क्या है ये क्या है 1s2, 2s2, 2p, ये क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही है ना? तो ये क्यों दिया है ये रॉन्ग है, तो फिर 11 में पढ़ाएंगे आपको। अरे यार म्हणजे सर पण रॉन्ग थिअरी पडा के होणे का मला काय ना माहिती मी सायंटिस्ट बनणार आणि पोरांना चुकीचंच सांगणार मी मी स्पेसचा शोध करते देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें 9th 10th के हिसाब से पढ़ानी पड़ती है, बिकॉज इसमें दिया गया है। पर अगर आप सपोज गूगल पे सर्च करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि क्यों सर बहुत से स्टूडेंट गूगल पे सर्च करके करते हैं ना। तो ये ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये रॉन्ग है, ये फॉलो नहीं की जाती है। 11th 12th में इस तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये क्या है फिर उसके बाद 3d10, मतलब सर इस तरीके के ये रहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। एस मतलब क्या? एस
एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, फिर इसमें एफ ऑर्बिटल, ऐसा रहता है। लेकिन ये अभी नहीं पढ़ा सकते, ये सब 11th में आएगा, ठीक है। अभी वैसे भी तुमको नहीं समझेगा कुछ भी। ओके, चलो नेक्स्ट। रोदरफोर्ड समझ में आ गया आपको। चलो अभी बोर्स पे आ जाते हैं। अभी बोर्स के बारे में मैंने काफी सारी चीजें बता दी है आपको, ठीक है, लेकिन बोर्स ने कुछ पॉइंट्स भी बताए थे। ही डिस्कवर द शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम। उसने क्या किया, एक एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं उसके बारे में इसने बताया, ठीक है। इसके अलावा इसने ये भी बताया द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज ऑर्बिट। उसको ऑर्बिट बोला जाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट।